नमस्कार। आज 8 नवंबर 2025 की कुछ अहम और दिलचस्प खबरों पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। हमारे पास कई सारे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी है और हमारा मकसद है कि परीक्षाओं और सामान्य जानकारी के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें सामने लाया जाए। बिल्कुल। आज हम इन सुर्खियों की तह तक जाएंगे, कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको पूरी तस्वीर साफ हो सके, जैसे कि दुनिया में क्या चल रहा है, भारत कहाँ खड़ा है, तकनीक, कूटनीति, ये सब कैसे बदल रहा है। हाँ। चलिए इन सब पर बात करते हैं। बिल्कुल। और आज इन अलग अलग अपडेट्स को ना एक साथ जोड़कर देखना जरूरी है। ये सिर्फ अलग थलग खबरें नहीं हैं। अच्छा। ये दिखाती हैं कि दुनिया और भारत मतलब किस दिशा में जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आप देखें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज तक सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय खबरों से ही शुरू करते हैं फिर। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश आया है आवारा कुत्तों को लेकर। हाँ, ये मैंने देखा। अदालत ने कहा है कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इस तरह की जो सार्वजनिक जगह है वहां से इन्हें हटाया जाना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है ना जहां पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच एक मतलब महीन रेखा खींचनी पड़ती है। सही बात है। आदेश देना तो ठीक है, एक बात है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करना वो अक्सर काफी मुश्किल होता है। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, नागरिक हैं, पशु कल्याण संस्थाएं हैं, इन सब के बीच तालमेल बिठाना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। मतलब जमीनी स्तर पर आप कह रहे हैं चुनौतियां हैं, तो किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर जैसे रिसोर्सेज या मौजूदा नियम वगैरह को देखें तो? देखिए, मुख्य चुनौतियां तो साफ हैं। एक तो हमारे पास पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम्स हैं क्या? नहीं है शायद। बिल्कुल। फिर कुत्तों को पकड़ने, उन्हें रखने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए। हाँ। उसका भी अभाव है। और सबसे बड़ी बात, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन, उसके जो प्रोग्राम है वो बहुत धीमे चलते हैं देश में। अच्छा। तो इन सब के बिना सिर्फ कुत्तों को एक जगह से हटाया और दूसरी जगह छोड़ दिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना। नहीं, वो तो स्थायी समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसके असरदार इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पूरी होलिस्टिक पॉलिसी चाहिए और रिसोर्सेज भी। समझ गए। चलिए अब एक दूसरी खबर पर आते हैं। ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की है। बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ओह हाँ, 150 इयर्स। हाँ, और इस मौके पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। वंदे मातरम का देखिए भारतीय इतिहास में, खासकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में और राष्ट्रीय चेतना में एक बहुत गहरा स्थान है। बिल्कुल। इसका 150 साल का होना ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारी जो साझी विरासत है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय गौरव, एकता और वो जो संघर्ष था जिससे हमारा आधुनिक भारत बना, हाँ। उसकी याद दिलाता है। इस तरह के आयोजन क्या करते हैं, हमारी नेशनल मेमोरी को ताज़ा रखते हैं और जो नई पीढ़ी है हाँ, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें इतिहास से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो समय समय पर आज की बहसों में और राष्ट्रीय पहचान की चर्चाओं में भी प्रासंगिक बने रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब कूटनीति की बात करते हैं। जी। भारत के विदेश मंत्रालय और इक्वाडोर के क्विटो में जो डिप्लोमेसी ट्रेनिंग संस्थान है, हाँ, उनके बीच एक समझौता ज्ञापन मतलब MOU हुआ है। हाँ, ये MOU एक इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेप है। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि भारत अब लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। ये हमारी जो ट्रेडिशनल विदेश नीति है उससे थोड़ा हटके है। अच्छा, इक्वाडोर के साथ डिप्लोमेसी ट्रेनिंग में सहयोग का मतलब सीधा है कि जो भविष्य के डिप्लोमेट्स होंगे दोनों देशों के, उनके बीच आपसी समझ बढ़ेगी और इससे लंबे समय में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। ये भारत की जो बढ़ती ग्लोबल भूमिका है और अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है, उसको भी दिखाता है। ये बात सही है। अच्छा, एक अगली खबर है जिसने मेरा ध्यान खींचा। एक रिपोर्ट आई है कि भारत अब दुनिया में क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। देश में फिलहाल 65 स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं। ये क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन ये असल में है क्या? क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन का मतलब है देश में जो क्लीन एनर्जी से जुड़ी इंडस्ट्रियल परियोजनाएं हैं, जो या तो बन रही हैं या बनने वाली हैं, उनकी कुल संख्या या क्षमता। अच्छा। तो 65 परियोजनाएं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत की इकोनॉमी में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। मतलब हम पारंपरिक फॉसिल फ्यूल वाले उद्योगों से हट के क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें एल्यूमिनियम स्मेल्टर हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके स्टील बनाना, जिसे हाइड्रोजन रिडक्शन कहते हैं,
और मेथनॉल अमोनिया जैसे भविष्य के ईंधन बनाने की परियोजना शामिल है। तो इसका मतलब ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तीसरी रैंक सिर्फ निवेश का आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग है उससे हटकर भविष्य की जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसमें एक अहम खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। ये न केवल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज लक्ष्यों के लिए जरूरी है बल्कि इससे नया निवेश आएगा, रोजगार पैदा होंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। और हाँ, ये चीन पर निर्भरता कम करने की जो वैश्विक रणनीति है उससे भी जुड़ सकता है अगर भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सफल होता है तो। ये तो बहुत ही सकारात्मक खबर है। अच्छा, पर्यावरण से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। बताइए। सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसे IUCN ने अच्छा यानी गुड का दर्जा दिया है। हाँ, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखिए, कंचनजंगा भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा, मिश्रित। हाँ, यानी इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व हैं। अब इसे IUCN से अच्छा दर्जा मिलना, खासकर प्राकृतिक धरोहर के तौर पर, यह दिखाता है कि इसके संरक्षण और प्रबंधन के जो प्रयास हैं वो सफल हो रहे हैं। बिल्कुल। IUCN की रेटिंग्स जो हैं वो पूरी दुनिया में संरक्षण की स्थिति का सबसे भरोसेमंद पैमाना मानी जाती हैं। अच्छा दर्जे का मतलब है कि पार्क का मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं उनके साथ जुड़ाव, ये सब प्रयास सही दिशा में हैं और असरदार साबित हो रहे हैं। यानी भारत के संरक्षण प्रयासों को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। बिल्कुल, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर नजर डालते हैं। जी। स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस समाज बनने की राह पर बहुत आगे है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि बन भी गया है। हाँ, ये काफी समय से चल रहा है। वहाँ अब डिजिटल भुगतान नकद लेन देन से कहीं ज्यादा हो गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रयोग है। हाँ, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कैशलेस होने के फायदे तो हैं, साफ है, जैसे पारदर्शिता बढ़ती है, टैक्स चोरी या काले धन पर रोक लगने की संभावना होती है और लेन देन में सुविधा तो है ही, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? एक बड़ी चिंता है डिजिटल डिवाइड की। मतलब उन लोगों का क्या होगा जिनकी डिजिटल तकनीक तक पहुंची नहीं है या जो इसका इस्तेमाल करने में सहज नहीं है। हाँ, ये तो है। साथ ही साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी, इससे जुड़ी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। क्या हमारा सारा फाइनेंशियल डेटा कुछ कंपनियों या सरकार के पास ही सिमट कर रह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या स्वीडन के इस अनुभव से बाकी दुनिया, खासकर भारत जैसे देश, कोई सबक ले सकते हैं? निश्चित रूप से। स्वीडन का अनुभव दिखाता है कि कैशलेस होना संभव है, पर इसके लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, हाई लेवल की डिजिटल लिटरेसी चाहिए और नागरिकों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। भारत ने UPI के जरिए डिजिटल भुगतान में बहुत तरक्की की है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन हमें स्वीडन के अनुभव से सीखते हुए समावेशिता यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन और सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। एकदम से कैशलेस होने के बजाय शायद एक बैलेंस्ड अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल हो। ये संतुलन जरूरी लगता है। अच्छा, अब एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आते हैं। जी। एक स्रोत के अनुसार तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कथित जेनोसाइड यानी नरसंहार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये एक अत्यंत संवेदनशील और असाधारण घटनाक्रम है। किसी एक देश द्वारा दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ इस तरह का वारंट जारी करना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत कम देखने को मिलता है और इसके गंभीर डिप्लोमैटिक और लीगल दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम केवल जो स्रोत में जानकारी दी गई है वो बता रहे हैं। हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे, न ही आरोप की सत्यता पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं। सही है। इस तरह के आरोपों की जांच और उन पर कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बेहद जटिल होती है और ये कदम जाहिर है दोनों देशों के बीच तनाव को काफी बढ़ा सकता है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो राजनीतिक और कानूनी दांवपेच हैं वो कितने उलझे हुए हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक जटिल स्थिति है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। अच्छा, आप जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। हाँ। दुनिया भर के नेता COP30 जलवायु वार्ता के लिए ब्राजील के बेलेम शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, और COP30 का जो वेन्यू है बेलेम, वो इसे सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से महत्वपूर्ण बनाता है। कैसे? बेलेम जो है वो अमेज़न वर्षावन के मुहाने पर स्थित हैं। अच्छा। और इस बार की बातचीत का मुख्य केंद्र है
उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण और वैश्विक उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को पाना। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है और ग्लोबल क्लाइमेट बैलेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वहां बैठकर वनों की सुरक्षा पर चर्चा करना ये अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश देता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सीधे तौर पर भारत जैसे देशों के जो क्लीन एनर्जी प्रयास हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी, उससे भी जुड़ता है। अच्छा, कैसी? देखिए, वैश्विक लक्ष्य जो COP30 में तय होंगे और राष्ट्रीय प्रयास जैसे भारत की क्लीन एनर्जी पाइपलाइन, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सफलता के लिए दोनों का तालमेल जरूरी है। समझ गए। अब अर्थव्यवस्था और बिजनेस जगत की कुछ खबरें देख लेते हैं। जी। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी PhD CCI और दक्षिण कोरिया के बुसान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच एक MOU साइन हुआ है। यह समझौता व्यापार, औद्योगिक सहयोग और खास तौर पर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये MOU भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो आर्थिक संबंध गहरे हो रहे हैं, उसका एक और सबूत है। हाँ। अपने कहा स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस। दक्षिण कोरिया देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में आगे है। बिल्कुल। खासकर बैटरी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बिल्कुल, इन तकनीकों में। बिल्कुल। तो इस MOU के जरिए भारत को दक्षिण कोरियाई एक्सपर्टीज और निवेश, हाँ, उसका लाभ मिल सकता है। हाँ, जो भारत के अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मददगार हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, भारत की क्लीन एनर्जी पाइपलाइन बढ़ रही है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर, हाइड्रोजन रिडक्शन, मिथेनॉल, अमोनिया, ये सब परियोजनाएं शामिल हैं। बिल्कुल। तो ये MOU उसी दिशा में एक और कदम लगता है। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। स्वच्छ ऊर्जा अब सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं रही, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक प्रमुख इंजन बन रही है। सही बात है। ये नए उद्योग खड़े कर रही है, भविष्य की नौकरियां बना रही है और भारत को ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण जगह दिला सकती है। दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी रूप से एडवांस देशों के साथ सहयोग इस प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं। हाँ। रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय नौसेना ने कोची में स्वदेशी रूप से निर्मित SVL श्रेणी के जहाज INS इक्षक को कमीशन किया है। ये SVL क्या है और इक्षक का क्या महत्व है? SVL का मतलब है सर्वे वेसल लार्ज, यानी बड़ा सर्वेक्षण पोत। अच्छा, सर्वे वेसल। हाँ, जैसा कि नाम इक्षक, जिसका मतलब होता है गाइड या मार्गदर्शक। उससे ही पता चलता है इस जहाज का मुख्य काम है समुद्र का डिटेल्ड सर्वे करना, समुद्री नक्शे बनाना, हाइड्रोग्राफिक डेटा इकट्ठा करना। अच्छा। ये डेटा नौसेना के ऑपरेशंस के लिए, नेविगेशन सेफ्टी के लिए और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका नौसेना में शामिल होना भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भर भारत पहल और अपनी समुद्री निगरानी और मैपिंग क्षमताओं में बढ़ोतरी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम भी खुद बनाने में सक्षम हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तकनीक में एक और बहुत बड़ी छलांग लगी है। क्या है? एक भारतीय क्वांटम टेक स्टार्टअप ने डिजिटल रूप से सुरक्षित संचार के लिए 500 किलोमीटर चौड़े क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। ये QKD, ये क्या बला है? अरे वाह, ये बेहद रोमांचक विकास है। QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये कम्युनिकेशन को सिक्योर करने की एक क्रांतिकारी तकनीक है। अच्छा। ये क्वांटम फिजिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनका इस्तेमाल करती है। आसान शब्दों में कहूं तो हाँ, इसमें मैसेज को इनक्रिप्ट करने वाली जो की होती है जी, उसे इस तरह भेजा जाता है कि अगर कोई उसे बीच में पढ़ने या कॉपी करने की कोशिश करे तो क्वांटम अवस्था बदल जाती है और भेजने वाले और पाने वाले को तुरंत पता चल जाता है। इससे इसे हैक करना थ्योरेटिकली, मतलब सैद्धांतिक रूप से लगभग असंभव हो जाता है। तो फिर ये 500 किलोमीटर्स का नेटवर्क प्रदर्शित करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, पारंपरिक QKD सिस्टम की जो दूरी की सीमा होती है, हाँ, वो एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छा। 500 किलोमीटर तक सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल प्रदर्शन करना, ये भारत की तकनीकी क्षमता और इनोवेशन में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। हाँ, आज के डिजिटल युग में जहां डेटा सिक्योरिटी और साइबर हमले इतनी बड़ी चिंता है, हाँ, बिल्कुल, QKD तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। खासकर डिफेंस, बैंकिंग, सरकारी कम्युनिकेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ये वरदान बन सकती है।
वाकई प्रभावशाली। अच्छा, अब खेल जगत की कुछ खबरें लेते हैं। जी। FIDE विश्व कप 2025 शतरंज टूर्नामेंट भारत में शुरू हो गया है। हाँ। भारत के कई युवा सितारे इसमें दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ सालों में शतरंज में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है, ये तो मानना पड़ेगा। विश्वनाथन आनंद जी ने जो मशाल जलाई थी, हाँ, उसे अब प्रज्ञानंदा, गुकेश डी, अर्जुन एरिगैसी, विदित गुजराती जैसे युवा खिलाड़ी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में विश्व कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन होना और इन युवा प्रतिभाओं को अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलते देखना, ये भारतीय शतरंज के बढ़ते दबदबे और सुनहरे भविष्य का संकेत है। बिल्कुल। और क्रिकेट के मैदान से भी खबर है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 मैच में 48 रनों से जीत हासिल की है। किसी भी खेल में जीत हमेशा टीम का मनोबल बढ़ाती है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीतना वो खास मायने रखता है। हाँ। T20 क्रिकेट बहुत डायनामिक होता है और इस तरह की जीतें टीम को सही लय पकड़ने में मदद करती हैं, खासकर अगर कोई बड़ी सीरीज या टूर्नामेंट आने वाला हो। सही बात। चलिए अब कुछ छोटी मगर काम की बातें, यानी त्वरित तथ्य। ठीक है। पहली बात, बैंक जाने वालों के लिए जानकारी। 8 नवंबर 2025 को कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टी है, तो अगर बैंक का कोई काम है तो अपनी स्थानीय बैंक हॉलिडे लिस्ट एक बार जरूर देख लें। हाँ, ये रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी है। और एक दिलचस्प तथ्य, भारत अब वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल कनेक्टिविटी के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अरे वाह, ये भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में जो जबरदस्त विस्तार हो रहा है उसका एक और प्रमाण है। बढ़ती मेट्रो कनेक्टिविटी न सिर्फ शहरों में ट्रैफिक की भीड़ कम करती है, प्रदूषण घटाती है, बल्कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारती है। सही है। ये भारत की तेजी से होते शहरीकरण और उससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के प्रयासों को दिखाता है। और एक बार फिर से याद दिला दे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी आज की खबरों में शामिल था। जी हाँ, बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मील का पत्थर। तो ये थी 8 नवंबर 2025 की कुछ प्रमुख झलकियां जिन पर हमने थोड़ी विस्तार से बात की। हमने देखा कि कैसे भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, चाहे वो स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की पाइपलाइन हो, हाँ, या शहरी मेट्रो कनेक्टिविटी। बिल्कुल। और हमने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी गौर किया। स्वीडन का कैशलेस समाज की ओर बढ़ना, वो भविष्य की एक झलक दिखाता है। हाँ। तो वही तुर्की द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी वारंट, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को दिखाता है। साथ ही ब्राजील में चल रही COP30 वार्ता, वो ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत पर जोर देती है। इसके अलावा स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता, जैसे INS इक्षक का शामिल होना, जी, और भविष्य की तकनीक जैसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सफल प्रदर्शन, इसमें भारत की प्रगति भी साफ दिखाई देती है। ये कदम आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रीय गौरव और पहचान से जुड़े पल भी अहम हैं, जैसे वंदे मातरम की 150 साल का उत्सव। हाँ। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। ये सभी खबरें अलग अलग होते हुए भी, जैसा हमने शुरू में कहा था, आपस में जुड़ी हुई हैं और भारत की एक मल्टी डायमेंशनल गतिशील तस्वीर पेश करती हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? जैसे कहा जाता है, जानकारी को सही नजरिए से देखना ही समझ है। हाँ। इन अलग अलग खबरों को एक साथ रखकर देखने से हमें दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं और उनमें भारत की भूमिका, उसकी गहरी समझ मिलती है। सही कहा। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था मतलब क्लीन एनर्जी, ट्रेड MOU, पर्यावरण यानी COP30, IUCN, तकनीक जैसे QKD, डिजिटल पेमेंट, कूटनीति, भारत इक्वाडोर MOU, अंतर्राष्ट्रीय वारंट, राष्ट्रीय सुरक्षा, INS इक्षक, हाँ। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय पहचान भी, जैसे वंदे मातरम, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र में लिया गया फैसला या हुआ विकास दूसरे क्षेत्रों को जरूर प्रभावित करता है। और यहीं से आज का हमारा विचारणीय प्रश्न उठता है। अच्छा, हमने आज देखा कि तकनीक, पर्यावरण और वैश्विक राजनीति कितने गहरे और जटिल तरीकों से आपस में गुंथे हुए हैं। भविष्य में ये अंतर संबंध और किन नए, शायद अभी हम सोच भी नहीं सकते, उन अप्रत्याशित तरीकों से हमारे जीवन, हमारे समाज और इस दुनिया को आकार देगा। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।